बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फिंच। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़े शहर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल चुका है। दरअसल आज से 10 साल पहले एक बहुत बड़ी सोलर फ्लेयर आई थी जिसने ओजोन लेयर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ओजोन लेयर के तबाह होने के बाद धरती बंजर हो गई, जिस वजह से इंसानों की एक बहुत बड़ी आबादी मारी गई। अब कुछ ही इंसान धरती पर बचे हुए हैं जो किसी भी तरह से अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। धरती पर अधिकतर हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर इंसान नहीं रह सकता, यानी कि धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची। धरती पर हमेशा तूफान आते रहते हैं और ऐसी तूफान में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फिंच है, जिसने एक सूट पहना होता है। ये सूट सूरज से निकलने वाली यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने के लिए होता है, क्योंकि धरती पर हर जगह अल्ट्रा वायलेट रेज फैल चुकी है जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। दरअसल फिंच यहाँ पर खाना ढूंढ रहा है। वो एक जगह जाता है जहाँ पर उसे डॉग का खाना मिलता है। फिंच वापस उस जगह आ जाता है जहाँ पर वो रहता है। दरअसल ये एक लैब है जहाँ पहले कभी वो काम किया करता था। फिंच यहाँ पर अपने एक रोबोट और अपने डॉग के साथ रहता है। फिंच अपने डॉग से बहुत प्यार करता है। हमेशा उसे इस बात की चिंता होती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके डॉग का क्या होगा। दरअसल फिंच की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए फिंच एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा होता है जो उसके बाद उसके डॉग का ध्यान रख सके। वो उसके लिए बहुत सारी किताबें भी पढ़ता है और जब वो रोबोट तैयार हो जाता है तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस रोबोट के अंदर फीड कर देता है। फिंच जल्द से जल्द इस रोबोट का काम पूरा करना चाहता है, पर तभी लाइट चली जाती है। फिंच जाकर लाइट को ठीक करता है और तब रोबोट उसे बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो 24 घंटों में यहाँ तक पहुंच जाएगा और ये तूफान यहाँ पर कई दिनों तक रहेगा, जिससे बच पाना नामुमकिन है। फिंच तय करता है कि ये सब के सब यहाँ से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। अब रोबोट को चलना नहीं आता, इसीलिए फिंच उसे सिखाता है कि चला कैसे जाता है, और जब वो चलना सीख जाता है तो इस सब के सब एक बस के जरिए यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। फिंच की जो बस होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होती है। अब जब इस सफर में आगे बढ़ते हैं तो इनके रास्ते में एक शहर पड़ता है। फिंच अपना सूट पहनकर अपने ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ बाहर निकलता है। दरअसल इन्हें यहाँ पर खाना ढूंढना है। ये एक थिएटर के अंदर जाते हैं जहाँ पर फिंच को कुछ पॉपकॉर्न्स मिलते हैं, और जब ये दोनों के दोनों बाहर आते हैं तो पॉपकॉर्न्स को एक प्लेट के ऊपर रखा जाता है और अगले पल वो अपने आप ही उबलना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। दरअसल यहाँ पर टेम्परेचर कम से कम 150 डिग्री रहता है, जिसमें किसी भी जीव का जिंदा रहना नामुमकिन है। तभी ये देखते हैं कि तूफान इनकी तरफ लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए बस से लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब ये रास्ते में होते हैं तो इन्हें समझ में आ जाता है कि ये इस तूफान से बच नहीं सकते, इसीलिए अपनी बस को वहीं पर रोककर चारों तरफ कीले ठोकते हैं और उन कीलों में बस की केबल्स को बांध देते हैं। तूफान अब इन तक पहुंच जाता है। इनकी बस हवा में उड़ना शुरू हो जाती है, पर जल्दी ये तूफान यहाँ से गुजर जाता है। दरअसल ये वो तूफान नहीं होता जो कुछ देर पहले आने वाला था। तूफान जाने के बाद जब फिंच बस से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि गाड़ी का एक टायर फट चुका है, लेकिन उसके पास जैक नहीं होता, इसीलिए परेशान हो जाता है क्योंकि बिना जैक के टायर बदलना नामुमकिन है। वही बात रोबोट को बताता है। अगले पल रोबोट अपने हाथों से पूरी गाड़ी को उठा लेता है, जिस वजह से फिंच गाड़ी का टायर बदल देता है। फिंच को अपने रोबोट के इस काम से बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसका नाम जेफ रख देता है। अभी लोग यहाँ से आगे निकल जाते हैं। रात को फिंच गाड़ी में सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि उसका डॉग भौंक रहा है। फिंच उठकर देखता है तो रोबोट उसके सामने होता है। रोबोट उसे बताता है कि मैं तुम्हारी डॉग की भाषा को सीख रहा हूँ, इसकी भाषा से मुझे पता चला है कि ये मुझे पसंद नहीं करता। फिंच कहता है कि तुम दोनों को घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी तुम दोनों की दोस्ती हो जाएगी। इसके बाद फिंच और उसके साथी यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है जहाँ पर फिंच अपनी डॉग को लेकर बाहर उतर जाता है। दरअसल ये लोग यहाँ पर छाए में होते हैं, इसीलिए धूप इन्हें इफेक्ट नहीं करती। फिंच अपने डॉग के साथ अंदर रेस्टोरेंट में बैठ जाता है। वहीं बाहर रोबोट को यानी कि जेफ को दिखाया जाता है जो गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। दरअसल उसके दिमाग में जो डेटा डाउनलोड किया था वो मात्र 72% ही डाउनलोड हुआ था, इसीलिए उसे हर चीज की पूरी नॉलेज नहीं होती। और जब वो गाड़ी चलाता है तो पीछे दूसरी गाड़ी में उसे टक्कर मार देता है, जिसकी आवाज से फिंच बाहर आता है। फिंच उसे कहता है कि तुम गाड़ी को वहां पर क्यों लेके, तुम्हें इसे वापस लाना होगा, और वो अपना हाथ धूप में लाता है जिससे उसका हाथ जलना शुरू हो जाता है। दरअसल वो रोबोट को ये दिखाना चाहता है कि वो धूप में नहीं आ सकता। इसके बाद रोबोट गाड़ी को वापस लाता है और एक बार फिर से घर के साथ उसे टक्कर मार देता है, जिसे देखकर जेफ को फ्रस्ट्रेशन होती है और अब वो अपने डॉग के साथ वापस गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन अब वो खुद गाड़ी नहीं चलाता बल्कि रोबोट चलाता है, और वो गाड़ी को बिल्कुल ठीक चला रहा होता है, जिससे उसे खुशी भी होती है। पूरा दिन सफर करने के बाद ये रात को एक जगह पर रुकते हैं। ये सब के सब अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं जहाँ पर आसमान बहुत ही खूबसूरत होता है। जेफ फिंच से पूछता है कि हम रात को सफर क्यों नहीं करते। फिंच जेफ को बताता है कि अब इस दुनिया में कुछ ही इंसान बचे हुए हैं जो सिर्फ रात को एक दूसरे को लूटने के लिए निकलते हैं, पर दिन में धूप की वजह से कोई भी किसी को लूट नहीं सकता, क्योंकि धूप में इंसान नहीं निकल सकते, इसीलिए हम दिन में सफर करते हैं। और फिंच गाड़ी में सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जेफ उससे पूछता है कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। फिंच बताता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, मुझे डॉक्टर की
की जरूरत है, लेकिन जेफ की मेमोरी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मेडिकल से जुड़ी हुई होती हैं और उसी डेटा की मदद से वो फिंच का ट्रीटमेंट करता है जिससे फिंच को अच्छा लगता है। इसके बाद जेफ गाड़ी चलाकर यहाँ से आगे निकल पड़ता है और कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद वो एक मॉल के बाहर पहुंचता है। वो देखता है कि फिंच पीछे सो रहा है, इसीलिए फिंच के छोटे रोबोट को लेकर बाहर निकल जाता है। अब जेफ और फिंच का छोटा रोबोट खाना ढूंढने के लिए मॉल के अंदर जाते हैं। वही फिंच की आंख खुल जाती है और जब वो अपने रोबोट्स को अंदर नहीं देखता तो उसे टेंशन हो जाती है। वो अपना सूट पहनकर बाहर आ जाता है। वही फिंच के छोटे रोबोट को दिखाया जाता है जिसे नीचे खाना दिखता है और जैसे वो नीचे जाता है वो नीचे गिरकर पूरी तरह से बिखर जाता है। उसकी आवाज से फिंच भागता हुआ उस तरफ जाता है और देखता है कि उसका छोटा रोबोट पूरी तरह से बिखर चुका है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो उसे हमेशा के लिए ऑफ कर देता है। इसके बाद वो जेफ के पास जाता है और उसे कहता है कि हम ऐसे ही कहीं पर भी नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, हमें यहाँ इंसानों से खतरा है। ये गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये गाड़ी की लाइट जलती है और वो गाड़ी इनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है। फिंच को ये बात पता चल जाती है, इसीलिए जेफ को गाड़ी तेज चलाने को कहता है। वो गाड़ी को बहुत स्पीड से चलाता है, लेकिन अब भी वो गाड़ी उनकी गाड़ी का पीछा कर रही होती है और तभी इनके सामने एक फ्लाईओवर आता है। जेफ गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर ना ले जाकर नीचे ले जाता है। हालांकि फिंच उसे ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन वो फिंच की बात नहीं सुनता और गाड़ी जब फ्लाईओवर के नीचे आ जाती है तो जेफ गाड़ी से उतरकर गाड़ी को धकेलता हुआ फ्लाईओवर के नीचे कर देता है और खुद भी गाड़ी के अंदर आ जाता है। फिंच को बहुत डर लगता है कि अब इंसान आकर उसे मार देंगे और उसकी गाड़ी और उसके सारे सामान को यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन वो लोग जो इनका पीछा कर रहे थे उन्हें नहीं पता चलता कि ये फ्लाईओवर के नीचे थे, इसीलिए वहां से आगे निकल जाते हैं। अब फिंच गाड़ी से बाहर आता है और देखता है कि सोलर पैनल पूरी तरह से टूट चुका है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो रोबोट से यानी कि जेफ से कहता है कि तुमने इसे खराब कर दिया, तुम्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए। वो उसे बहुत डांटता है और उसके बाद खुद गाड़ी के अंदर आ जाता है। दरअसल उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए वो अपना पेशेंस भी खो रहा होता है। जेफ भी अब गाड़ी के अंदर आ जाता है। फिंच को एहसास होता है कि उसे जेफ को डांटना नहीं चाहिए था। वो जेफ को कहता है कि जब ओजोन लेयर शुरू में खत्म होना शुरू हुई थी तो सबको ऐसा ही लगा था कि कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए इंसानों ने अपने आप को अपने घर के अंदर कैद कर लिया। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी थे जिन्हें पता था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, इसीलिए वो अपने सर्वाइवल के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे। उन लोगों में से मैं भी एक था। एक दिन जब मैं एक मॉल में गया तो वहां पर एक बच्ची थी जो अपने सामान को इकट्ठा कर रही थी। उसके साथ उसकी मॉम भी थी। उसकी मॉम ने अपनी बेटी को गन दी थी और कहा था कि कोई भी इंसान तुम्हारे सामने आने की कोशिश करे तो उसे शूट कर देना। हालांकि मैं उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन गन की वजह से मैं सामने नहीं गया। कुछ ही देर बाद वहां पर दूसरे लोग आ गए और उन्होंने उस बच्ची को और उसकी मॉम को मार दिया। उन लोगों के जाने के बाद मैं उस बच्ची के पास गया तो मैंने देखा कि उसका बैग हिल रहा है और अगले पल उसके बैग के अंदर से एक डॉग निकला जो आज भी मेरे पास है। हालांकि मैं उस बच्ची को और उसकी मॉम को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं इस डॉग को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बनाया था। अभी रात यहीं पर गुजार दें और अगली सुबह जब फिंच सो रहा होता है तो जेफ गाड़ी को लेकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ता है। वो उन पोस्ट कार्ड्स को भी देखता है जो हमेशा फिंच अपने पास रखता है। फिंच ने जेफ को बताया था कि पोस्ट कार्ड्स उसके अंकल ने उसे दिए हैं, पर जब जेफ पोस्ट कार्ड के पीछे पड़ता है तो उसे पता चलता है कि ये पोस्ट कार्ड्स उसके डैड ने उसे दिए थे। अब वो गाड़ी चला ही रहा होता है कि तभी एक तितली गाड़ी के फ्रंट ग्लास से टकरा जाती है, जिसे देखकर जेफ हैरान हो जाता है। वो फिंच को उठाता है। फिंच जब उस तितली को देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। वो समझ जाता है कि बाहर का वातावरण अब पहले से बदल चुका है। वो अपना हाथ बाहर धूप में निकालता है, लेकिन इस बार उसका हाथ नहीं जलता और इसके बाद वो बिना सूट के ही बाहर निकल जाता है। फिंच देखता है कि सामने एक फूल खिला हुआ है। ओजोन लेयर जो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, अब प्रकृति ने उसे दोबारा बना दिया होता है, इसीलिए टेम्परेचर कंट्रोल में है, कोई भी बाहर आ सकता है। तभी एक और तितली उसके हाथ पर आकर बैठ जाती है, जिससे फिंच को बहुत खुशी होती है। वो समझ जाता है कि धरती अब दोबारा से रहने लायक हो गई है। अब एक बार फिर ये अपनी गाड़ी से सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि फिंच एक खास सूट पहनता है, क्योंकि वो धरती के दोबारा से पहले जैसे होने का जश्न मना रहा होता है। फिंच और जेफ एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। जेफ फिंच से कहता है कि आपने मुझसे झूठ कहा था कि पोस्ट कार्ड आपके अंकल ने आपको दिया था, जबकि उसके पीछे आपके पिता का नाम लिखा हुआ है। वो बताता है कि वो कार्ड मेरे पिता ने मुझे दिया था। दरअसल मेरे पैदा होने के बाद मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं उनसे कभी नहीं मिला और जब उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था तो मैंने सूट बनवाया था जो मैंने आज पहना है, लेकिन कभी भी मैं उनसे नहीं मिल पाया। मुझे सूट पहनने का मौका पहले कभी नहीं मिला। आज मैं खुश हूँ, इसीलिए मैंने सूट पहना है। जेफ कहता है कि आपके पास तो और भी बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स हैं। फिंच बताता है कि मैं दुनिया घूमना चाहता था, इसीलिए मैंने इन सब पोस्ट कार्ड्स को खरीदा था, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाया। मेरा सपना कभी पूरा नहीं हुआ। सैन फ्रांसिस्को में जो ब्रिज है, जब उसके ऊपर खड़े होकर लोग दुनिया देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जेफ कहता है कि हम भी वहां तक जरूर जाएंगे, हम भी उस ब्रिज से देखेंगे। फिंच कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे डॉग का ध्यान रखोगे। जेफ कहता है कि मैं वादा करता हूँ। इसके बाद वो जेफ को डॉग के साथ खेलने को कहता है। जेफ जब बॉल फेंकता है तो डॉग बार बार बॉल को जेफ के पास नहीं बल्कि फिंच के पास लाता है। फिंच जेफ से कहता है कि जल्दी तुम्हारे साथ खेलना शुरू कर देगा और अब फिंच की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जेफ फिंच को बस की तरफ ले जाने लगता है। फिंच जेफ को अपने गले से लगा लेता और कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कभी भी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें एक मशीन समझा, लेकिन तुम इंसानों से भी बेहतर हो। फिंच गाड़ी के अंदर चला जाता है और उसके साथ उसका डॉग भी। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वहीं जेफ को दिखाया जाता है जो बाहर गाड़ी का सारा सामान इकट्ठा करता है, पर उसी रात को फिंच की मृत्यु हो जाती है। इससे जेफ को बहुत दुख होता है
वो उसके शरीर को जलाकर अगली सुबह फिंच के डॉग के साथ खेलना शुरू करता है। फिंच का डॉग भी अब उसके साथ खेल रहा होता है, यानी कि अब इन दोनों की भी दोस्ती हो चुकी है। जेफ डॉग को खाना भी खिलाता है जैसा कि फिंच ने उसे समझाया था, और इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, चारों तरफ हरियाली है, यानी कि धरती पर जीवन अब दोबारा लौट आया है। ये दोनों के दोनों सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। जैसा कि फिंच ने कहा था कि इंसान वहां पर पहुंचकर जब दूर दूर तक देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जेफ भी ऐसे ही करता है। तभी वहां पर उसे एक नोट दिखता है जो कि जेनिफर नाम की लड़की का होता है, जिसने अपने बारे में लिखा होता है कि हम ठीक हैं, अगर कोई इस नोट को देखे तो हम तक जरूर आए। उसने अपना पता भी वहां पर लिखा होता है। जेफ तय करता है कि वो उनकी मदद जरूर करेगा, और जाने से पहले वो फिंच के पोस्ट कार्ड पर अपनी, फिंच की और डॉग की फोटो बनाकर यहीं पर लगा देता है, और अब वो अपने डॉग के साथ उस तरफ निकल पड़ता है जहां पर वो लड़की है, ताकि वो उस लड़की की मदद कर सके। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।